हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं, सेफ हैं। यस, हमेशा की तरह मैं आपका अपना ऋषभ उपाध्याय, आपके अपने फेवरेट सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान से। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने A1 सीरीज क्लास 11 फिजिक्स का बहुत ही अच्छा सा जर्नी स्टार्ट किया था, जिस जर्नी का यूनिट एंड मेजरमेंट का पोर्शन बहुत ही मजेदार तरीके से खत्म भी किया था। आज उसी जर्नी के आगे मैं आपको बताने वाला हूं वेक्टर्स के बारे में। यस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में। साथ ही साथ ये देखेंगे कि कोई भी बर्ड अपने डायरेक्शंस को कैसे निर्धारित करता है। मतलब जस्ट एग्जांपल ऑफ दैट, ये कोई चिड़िया है जो चिड़िया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब ये अपने विंग से एक फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगा रहा है, जैसे कि मैंने एक फिगर में दिखाने की कोशिश किया है। अब ये फोर्स का डायरेक्शन कैसे वो रखता है कि वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसको ले जाए, इस सभी चीजों को आज हम लोग देखने वाले हैं अपने इस कॉन्सेप्ट वेक्टर में। सो है ना कितना इंटरेस्टिंग सा। तो हो जाओ स्टार्ट, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका कर रहा है इंतजार। सो स्टूडेंट, चलो अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी। यस, हम लोगों ने किसको पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज को। अब ध्यान देना, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने एक्चुअली 3 क्लासों में डिवाइड किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी। ठीक है, फंडामेंटल में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोगों ने देखा। डिराइव में इंफिनिटी देखा था, मतलब कोई भी क्वांटिटीज को हम डिराइव में रख देते थे जो क्वांटिटी आपके फंडामेंटल से मिलती थी। और जो सप्लीमेंट्री में थी, वो सप्लीमेंट्री में आपकी 2 फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। अगर मिस किया है तो देख लो उसको जल्दी से, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। बट स्टूडेंट, यहां पे हम लोग इसी फिजिकल क्वांटिटी को कुछ और तरीके से पढ़ने वाले हैं। यस, हम लोग आज इसी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ेंगे, लेकिन कुछ और तरीके से। जैसे कि ध्यान देना, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन करें, क्या करें? क्लासिफिकेशन नोट्स में लिखते रहना। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान देना, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी on the basis of ध्यान देना, इंपॉर्टेंटली लिखना है इसको, on the basis of directions and magnitudes। मतलब अगर हम अपने फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के वे में डिवाइड करना चाहे, क्लासिफाइड करना चाहे, तो वो हम लोग करते हैं 3 तरीके से। सर, यहां भी 3 आ गया क्या? यस, यहां भी 3 आ गया। कौन कौन सा वो तरीका है? ध्यान देना। वो है पहला आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा है आपका टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। सर, ये कुछ नया सा लग रहा है मेरे को। टेंसर फिजिकल क्वांटिटी कोई नया नहीं है, मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है, किसी को भी कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं सबको लाइन से पूरी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स के साथ बताने वाला हूं। तो यहां पे आप देख लियो कि क्लासिफिकेशन जब हम फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पे करते हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन हमको मिलता है 3। कौन कौन सा? स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। अब टेंसर थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा नया लगता होगा, क्योंकि टेंसर फिजिकल क्वांटिटी को अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको आपको पढ़ना है, जो चैप्टर ही है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो चलो, ये एक सिनेरियो था कि हम लोग इस वे में स्टडी करने वाले हैं। तो पहला हेडिंग डाल लो कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। मैं इसको तब से इरेज कर रहा हूं, तब तक आप उसको पूरी तरीके से सजा लेना कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं।
मैं कर रहा हूं इसको इरेज। सो स्टूडेंट, हमने फटाक से इसको कर दिया रेस। चलो टॉपिक पे चलते हैं जो है बहुत इंटरेस्टिंग सा, क्योंकि अभी आप पढ़ने वाले हो सबसे पहले स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अभी 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 थोड़ा सा बेसिक चल रहा हूं, थोड़ा सा बेसिक चल रहा है, घबराओ नहीं, बहुत जल्द मजा आने वाला है वेक्टर में। स्केलर क्वांटिटी, देखो स्केलर क्वांटिटी का जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स। मतलब कि ऐसे क्वांटिटी जिस क्वांटिटी के बाद पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का सेंस क्या निकलता है सर? देखो मैग्नीट्यूड का सेंस अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9 पॉइंट इंटू 10 के पावर -31 kg। अब इस चीज को क्लास 9 का स्टूडेंट भी जानता है कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg होता है। तो ये जो आप 9.1 इंटू 10 के पावर -31 देख रहे हो, यही इसका है मैग्नीट्यूड। लेकिन इस मैग्नीट्यूड के साथ क्या कहीं डायरेक्शन जुड़ा हुआ है क्या? डायरेक्शन जुड़ा होने का मतलब ये कि क्या आप इसको बताते समय ये बता रहे हो कि इसका इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है? क्या ऐसा कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए कि स्केलर क्वांटिटी आपका ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन क्वांटिटीज के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब एक कंपल्सरी और नेसेसरी कंडीशन तो सबके पास होता है, वो ये कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो स्केलर हो, वेक्टर हो, कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका कुछ न कुछ यूनिट स्पेसिफिक जरूर होता है। मतलब स्टैंडर्ड टर्म, स्टैंडर्ड यूनिट जरूर होता है। तो इनका भी होगा। यही है आपका इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इट हैव स्पेसिफिक यूनिट्स। और थर्ड वाला में तो वही मैं फर्स्ट वाले में ही एक्सप्लेन कर दिया था, वो ये कि इट हैव नो एनी डायरेक्शंस। मतलब कि इसको बताने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल पहला तो मैंने मास ही दे दिया था, ठीक है। एग्जाम्पल में स्टार बना के यहां पे ही मैं लिख दे रहा हूं, एग्जाम्पल में स्टार बना के ये लिख देना कि इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, नहीं समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक करंट जिसको आप लोग आई से डिनोट करते हो, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा स्टार प्रेशर, तीसरा स्टार टाइम, और भी कुछ इसमें होता है, उसको अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगा। दैट इज अ P and T। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी आपका स्केलर ही होता है। इसके बावजूद, किसके बावजूद? इनके पास डायरेक्शन होने के बावजूद। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के पास भी डायरेक्शन होता है, प्रेशर के पास भी डायरेक्शन होता है, टाइम के पास भी डायरेक्शन है, बट इन सभी के डायरेक्शन के मुताबिक हम इसको वेक्टर में न रख के स्केलर में ही रखते हैं। अभी ऐसा क्यों करते हैं? इसका रीजन मैं अभी आपको कुछ देर बाद बताने वाला हूं, इसको इंपॉर्टेंट में करके लिख लेना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका स्केलर के लिए था। चलो अब थोड़ा सा अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेक्टर के लिए देखते हैं कि वेक्टर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या क्या कंपल्सरी चाहिए, वो चीजें हम लोग यहां देखने वाले। हेडिंग डाल लो आप, दूसरा या तीसरा जो भी आप देखते होंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आई थिंक सेकंड ही हेडिंग होगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। चलो सेकंड हेडिंग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। देखो सबसे पहली चीज, बाबा इसके पास तो मैग्नीट्यूड होगा ही होगा, दैट इज इट हैव मैग्नीट्यूड। इसके पास मैग्नीट्यूड होगा ही होगा।
लेकिन इसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ एक और चीज होगा, जानते हो क्या? हाँ सर जानते हैं, वो क्या क्या? डायरेक्शन। इट हैव आल्सो डायरेक्शन। क्या सर खेल रहे हैं क्या? छोटे छोटे बच्चों का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं? थोड़ा सा इंतजार करो, करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ में वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो बच्चे अभी पहली बार वेक्टर्स का नाम सुन रहे हैं। यस, ऐसे कई स्टूडेंट आपके ही बीच में हैं जो पहली बार वेक्टर्स का नाम सुनते हैं, तो उनको भी साथ लेके चलना है। तो ये आपका हो गया, इट हैव आल्सो डायरेक्शन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वेक्टर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो महा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि स्केलर और वेक्टर्स के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वेक्टर होने के लिए चाहिए। वो क्या? वो है ये, देखो मैं लिख दे रहा हूं, इट शुड follow vectors laws of operation। इट शुड फॉलो वेक्टर्स लॉज ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि उसको वेक्टर्स लॉज ऑफ ऑपरेशन को फॉलो करना ही करना होगा। शुड क्या? मस्ट बी फॉलोड। अगर ये फॉलो नहीं करेगा, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, वो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होना उसके में जरूरी है, वो ये कि उसको एक अलग लॉ से, मतलब कि वेक्टर्स के लॉ से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करते। यस, देखो वेक्टर्स को, यही इंपॉर्टेंट लिख लेना नोट्स में, कि वेक्टर्स को डिवाइड नहीं किया जाता है, ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन वेक्टर्स को डिवाइड नहीं किया जाता। इस बात को मैं अभी बताऊंगा, रोके रहना इसको कि क्यों नहीं करते। पहले अभी वापस आओ, मैंने आपको यह बताया कि वेक्टर्स लॉज ऑफ ऑपरेशंस में आपका प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, ये तीन ऑपरेशन ही देखे जाएंगे, डिवाइड नहीं देखे जाएंगे। ऑपरेशंस जो होगा वेक्टर्स के साथ, वो कुछ स्पेशल लॉ से ही होगा। जैसे कि मैं नाम ले रहा हूं उस लॉ का, क्या बोलते हैं उसको, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगुलर लॉ। एक्चुअली मुझे याद था, मैं ये देख रहा था कि कौन कौन से स्टूडेंट को इसका नाम अपने बाहर ला सकता है, मतलब कि अपने गले से बाहर बोल सकता है। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोल दिए होंगे कि सर ट्रायंगुलर लॉ पैरेललोग्राम है, क्या आप अटक रहे? तो मैं जानता था, कोई बात नहीं, चलो वापस आओ। तो इट शुड बी फॉलो द वेक्टर्स लॉज ऑफ ऑपरेशन। इसको वेक्टर्स लॉज ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो होना बहुत जरूरी। ये तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गया। चौथा में जो कि सब में होगा वो ये कि इट हैव स्पेसिफिक यूनिट्स। ठीक है, उसके पास स्पेसिफिक यूनिट होगा तो सब जानते हैं। एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा सा एग्जाम्पल नीचे ही बता दे क्या, यहां तक तो दिखता ही होगा। एग्जाम्पल देख लो थोड़ा सा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे कि डिस्प्लेसमेंट ना लेके फोर्स ले लो, जो अभी आप चिड़िया देखे थे, उसको देखते रहो। सर कैसे देखेंगे? अब आप तो मिटा दिए, कोई बात नहीं। फोर्स, ये जो फोर्स है, इसको बताने के लिए हम लोगों को डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लॉस आवश्यकता जरूर होता है। मतलब कि फोर्स जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं फोर्स के बारे में, तो फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस एंड द लॉज बाय विच इट ऑपरेट्स। ये तो एक एग्जांपल है फोर्स का। फोर्स के बाद भी ऐसे कई से फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम लोग वेक्टर्स में रखते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मोमेंटम भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसके पास डायरेक्शंस है, मैग्नीट्यूड है। सर डायरेक्शन कैसे? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो तो होता है ना, ये एक डायरेक्शन ही हो गया ना। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होना एक डायरेक्शन ही हो गया ना। तो इसके पास डायरेक्शंस तो है, लेकिन
ये लॉ से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते, मतलब कि इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम कोई स्पेशल लॉ नहीं लगाते, नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि 2 एम्पियर करंट इधर से आया, 3 एम्पियर करंट इधर से आया, तो नीचे वाले में 2 और 3 को प्लस करते, जैसे ही करोगे 5 एम्पियर ही करंट नीचे जाएगा। इस चीज को आप भी जानते हो, मतलब हमने देखो इसमें कई स्पेशल लॉ लगाया क्या? नहीं लगाया। तो इसीलिए इसको हम लोगों ने वेक्टर में नहीं रखा, इसको हम लोगों ने रखा किसमें? स्केलर में। तो आई होप स्केलर और वेक्टर का फंडा थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, क्या है कैसे है ये बात आप समझे होगे। तो आओ तो चलो थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग सा और नया सा टॉपिक, पॉइंट, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, जो भी आप कहना चाहो उसको स्टार्ट करते हैं। यस, थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं किसके बारे में? टेंसर के बारे में। सर ये टेंसर फिजिकल क्वांटिटी हमको बड़ा टेंशन देता है, समझ में ही नहीं आता कि ये है क्या। चलो आज देख लेते हैं कि इसमें कितना दम है, देखते हैं क्यों नहीं आएगा। टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड तो रखेगा ही, क्योंकि सारे फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे आप स्केलर देखो, चाहे आप फैक्टर देखो, चाहे आप टेंसर देखो, सारे फिजिकल क्वांटिटी के पास कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड जरूर होता है। अब कुछ के पास डायरेक्शन भी हो जाता है तो उनको वेक्टर में डाल देते हैं। लेकिन यहीं पे आ गया एक टर्निंग पॉइंट, वो ये कि हमारे आसपास, हमारे इस दुनिया में कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं जो प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू शो करती है। यस, मतलब देखो यहां पे मैं दिखा रहा हूं, जस्ट एग्जांपल, ये एक कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन है, ये भी एक पार्टिकुलर कोई डायरेक्शन है, ये भी एक कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन है, ये भी एक पार्टिकुलर कोई डायरेक्शन है। 4 डायरेक्शन मैंने तुम्हारे सामने बनाया, ये और ये। सपोज करो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, यहां पे वो मेजर हो रहा है और वैल्यू दे रहा है 3, लेकिन जैसे तुम डायरेक्शन चेंज किए, फिजिकल क्वांटिटी वही है लेकिन डायरेक्शन चेंज करते ही उसकी वैल्यू हो गई 5, फिर डायरेक्शन चेंज किए उसकी वैल्यू हो गई 6, फिर डायरेक्शन चेंज कर दी उसकी वैल्यू हो गई 2। अरे सर, क्या ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है? यस, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। कंक्लूजन क्या निकलता है? सुनो, कंक्लूजन ये निकलता है मेरे बच्चों कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो जाता है, वैसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज, ये तो ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है। लिख दे रहा हूं यहां पे मैं, इट हैव डिफरेंट values in different physical quantity, physical quantity मैं लिख रहा हूं different direction। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस लाइन को इंपॉर्टेंटली लिखना। थोड़ा सा मैंने यहां पे लिखा कि इट हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन हम चेंज कर दें, जिनकी मेजर करने का जो एक तरीके से एक्सिस है उसको हम चेंज कर दें, तो हमारा उसकी वैल्यू में भी चेंजेस देखने को मिल जाता है। अब से थोड़ा सा एग्जांपल दे दो तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। हाँ, तो देखो एग्जांपल्स, नाम तो सुना ही होगा सर, किसका? डॉन का नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम तो सुना ही होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं, कभी कभी एन से भी लिख देते हैं। देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका एक ऐसा क्वांटिटी है जो क्वांटिटी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू शो कर देता है। लेकिन यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं अभी उसको बताऊंगा। कुछ लोग जान रहे उसको, थोड़ा सा वेट करो।
एग्जाम्पल मैंने अभी दिया कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन चेंज करते ही वैल्यू अलग आ सकती है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है सर? दूसरा एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको तुम्हारा सिलेबस है, ये अभी पढ़ोगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को अभी आप लोग पढ़ने वाले हो, सिलेबस है जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। ये भी ऐसी वैल्यू है जो वैल्यू डायरेक्शन चेंज करते ही अपनी वैल्यूज का, अपने जो भी मेजरमेंट उसकी मैग्नीट्यूड आती है उसको बदल देता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हुई जो दो फिजिकल क्वांटिटी आपकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज को शो करती हैं। सर इसके अलावा भी क्या कोई क्वांटिटी है? बहुत सी, जैसे कि स्ट्रेस। सर जो माइंड में आता है क्या? नहीं बाबा, इसको तुमको पढ़ना है। वॉल्यूम सेकंड में ये स्ट्रेस आएगा अभी, ठीक है, जहां पे आप अभी पढ़ोगे कि स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है। स्ट्रेस एक फिजिकल क्वांटिटी है, अभी मेजर आप उसको करोगे बहुत अच्छे तरीके से। स्ट्रेस भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी अलग अलग वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में देखी जाती है। और भी कुछ है क्या? हाँ, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मॉडुलस, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख दो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इसको भी तुम वॉल्यूम सेकंड में ही पढ़ोगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी वॉल्यूम सेकंड में ही पढ़ना है। तो मैंने तुम्हें दिखाया कि ऐसे 4-5 और भी फिजिकल क्वांटिटी जानना जरूरी नहीं है, 4 को बखूबी जानो कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट देने लगे, तो वैसे उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, जो मैं बोला था कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, क्या है? देखो मैं एग्जांपल थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, नहीं इरेज नहीं करता हूं, चलो कुछ लोग देखते भी होंगे। यहां नीचे मैं लिख दे रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये है स्टूडेंट कि जो फिजिकल क्वांटिटी है ये तो ठीक है, चलो हो गया, लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं इसी में से जो फिजिकल क्वांटिटी आपका डायरेक्शन अलग अलग करने पे अलग अलग वैल्यू तो दे देती है, लेकिन मीडियम नहीं दिख रहा था क्या? मीडियम भी मायने रखता है। जैसे कि हमारे आसपास मीडियम दो तरीके का होता है, एक होता है आइसोट्रॉपिक मीडियम और एक होता है एनिसोट्रॉपिक मीडियम। तो इसी में से कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो आइसोट्रॉपिक मीडियम में तो वो टेंशन नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैंने एनिसोट्रॉपिक में उसको रखा, एनिसोट्रॉपिक में उसको मेजर किया, वैसे ही वो टेंसर बन गया। जैसे कि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपकी ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम लोग आइसोट्रॉपिक में अगर मेजर कर रहे हैं, किस में मेजर कर रहे हैं? आइसोट्रॉपिक मीडियम। किस में मेजर कर रहे हैं? आइसोट्रॉपिक मीडियम में। अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को आइसोट्रॉपिक मीडियम में मेजर कर रहे हैं तो ये हमारा टेंसर नहीं होगा, ये हमारा स्केलर होगा। ये हमारा क्या होगा? स्केलर। लेकिन अगर हम इसको एनिसोट्रॉपिक मीडियम में मेजर करते हैं, देखो ये आइसोट्रॉपिक है और ये है आपका एनिसोट्रॉपिक मीडियम। अगर हम इसको एनिसोट्रॉपिक मीडियम में मेजर करते हैं तो ये क्वांटिटी आपका हो जाएगा क्या? टेंसर। ये आपका टेंसर होगा कब? जब एनिसोट्रॉपिक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा याद रखना, नोट्स में लिख लेना कि मीडियम, जिस मीडियम में हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। टेंसर्स में ही ऐसे कई मीडियम्स है जिनमें हम लोग उसी क्वांटिटी को मेजर कर ले तो वो हमारा टेंसर नहीं बताएगा। लेकिन टेंसर नहीं बताने का मतलब समझ रहे हो ना? टेंसर नहीं बताने का मतलब ये कि उसकी वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में लोगे तो सेम आ जाएगी, हालांकि वो टेंसर ही रहेगा लेकिन उसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। जब सेम आ गए तो टेंसर कहेगा, काहे उसको टेंसर बोलोगे? उसको स्केलर बोल दो। बट ऐसी भी मीडियम्स हैं जिन मीडियम में अगर हम उसको मेजर कर दे तो वो टेंसर बताने लगेगा, नॉर्मल बिहेवियर शो करने लगेगा। जैसे कि अगर हम उसको एनिसोट्रॉपिक में मेजर कर दें तो वो हमारा टेंसर ही शो करेगा, वो हमारा स्केलर नहीं शो करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपका टेंसर फिजिकल क्वांटिटी के लिए। सो आई होप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्केलर पे, वेक्टर पे, टेंसर पे हमने आपको दिया।
इसके बाद का पॉइंट अगले लेक्चर में मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद वाले पॉइंट में हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर से मिलते हैं। थैंक यू।